हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASUPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। एक हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कि प्रैक्टिस थ्रू MCQ। ये आपका जो प्रीलिम्स 2021 जो आपका 24 अक्टूबर को होने वाला है उसके लिए हेल्पफुल होगी। ये हमारा टेस्ट सीरीज करंट अफेयर नोट्स कोर्स है। आप ये 120 डेज जो प्रीलिम्स 2021 कोर्स है, 120 डेज में आपको जो 90 सब्जेक्ट के जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे और ये सब मिलेगा। और आप इस नंबर पे जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो प्रीलिम्स 2020 कोर्स है उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए थे। नीचे एक PDF होगी, वहाँ आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली अनअकैडमी पे जो है मेरा जर्नल साइंस समरी का जो लूसेंट का कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। ये डेली जो है मंडे टू सैटरडे 5:30 पे होगा और ये मेरा यूज़र नेम है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और अनलॉक करने के लिए क्लास आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, ASUPPSC 10। चलिए हम अब अपने MCQ स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा MCQ है चूज द करेक्ट। तो यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड। 2, द मिनिस्टर विल सर्व अ 3-year टर्म कमेंसिंग जुलाई 2021। तो इसका आंसर है आंसर C बोथ ही है। जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको जो है जो स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड है उसको चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। और ये जो है वो 3 साल के लिए जो है वो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं और इनका टर्म जो है वो जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा। बेसिकली जो स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड है वो स्टैब्लिश हुआ था 2000 में और इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो ट्यूबरक्लोसिस को जो है एलिमिनेट करना एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड सेक्रेटरिएट इज इन। तो स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड का जो सेक्रेटरिएट है वो कहाँ है? इसका आंसर है आंसर C जेनेवा। तो आप पता है एक काम करिए, जितने भी हेडक्वार्टर होते हैं और सेक्रेटरिएट होते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो हेडक्वार्टर और सेक्रेटरिएट होते हैं ना वो जेनेवा के अंदर होते हैं। तो आप एक काम करिए कि एक लिस्ट बना लीजिए कि जेनेवा के अंदर कौन कौन से हैं। आप जैसे अगर इस सीरीज़ को ही फॉलो करेंगे तो हम बहुत सारे इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आप ना एक लिस्ट बना लीजिए कि ये जेनेवा है और जेनेवा के अंदर किस किस के हेडक्वार्टर हैं। जो अलग से आते रहेंगे वो बहुत कम होंगे। तो आप क्या करना, जो अलग वाले हैं उनको याद कर लेना, जो अलग वाले हेडक्वार्टर्स है उनको याद कर लेना और बाकी जितने सारे होंगे उन पे जेनेवा टिक कर देना। तो अलग वाले जो हैं उनको याद कर लेना आप। तो इससे आपका जो है वो सेक्रेटरिएट याद करने में आसानी होगी। तो इसका जो है आंसर होगा C जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन डिक्लेयर TB फ्री ऑन वर्ल्ड TB डे 2021। तो वर्ल्ड TB डे 2021 पे कौन से जो हैं वो डिक्लेयर हुए हैं TB फ्री? A लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, बदगाम एंड दमन एंड दीव। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर B 1 and 3। तो जो लक्षद्वीप और बदगाम है जो जम्मू एंड कश्मीर में है वो TB फ्री डिक्लेयर हो गए हैं वर्ल्ड TB। तो लक्षद्वीप एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बदगाम इन जम्मू कश्मीर हैव बीन डिक्लेयर्ड TB फ्री ऑन वर्ल्ड TB डे। और वर्ल्ड TB डे कब होता है? 24 मार्च 2021 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड TB डे कब होता है? 24 मार्च 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है NCAP उससे रिलेटेड है हमारा। उसमें हमें 3 स्टेटमेंट गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन जनवरी 2019। इट टारगेट्स टू अचीव 20% to 30% रिडक्शन इन PM कंसंट्रेशन बाय 2024। द बेस ईयर फॉर कंपैरिजन इज 2019। तो इसमें सब आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसका आंसर है आंसर A 1 and 2। तो जो पहले 2 स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है क्योंकि NCAP जो है वो 2019 में लॉन्च हुआ था बाय
सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसका जो टारगेट है टू अचीव 20% टू 30% रिडक्शन इन पीएम कंसंट्रेशन बाय 2024। तो आप यहाँ इसको ध्यान रखिएगा कि कितनी परसेंट रिडक्शन करनी है और कौन से ईयर तक, तो 20% टू 30% बाय 2024। और ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो बेस ईयर है फॉर कंपैरिजन वो 2017 है। तो बेस ईयर फॉर कंपैरिजन क्या है? 2017। तो आप इसको यहाँ ध्यान रखिएगा। तो देखिए यही लिखा है कि आंसर ए है, इट टारगेट टू अचीव 20% टू 30% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन बाय 2024 विद 2017 बेस ईयर। तो बेस ईयर कितना है? 2017। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Bangladesh and India have been achieved the rare feat of solving their border issue peacefully by rectifying the historic land boundary agreement in। तो जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो साइन हुआ था वो कौन से ईयर में साइन हुआ था? तो इसका आंसर है आंसर बी 2015। तो जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है वो 2015 में साइन हुआ था। बेसिकली क्या हुआ था कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और बांग्लादेश है उन्होंने जो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है 1974 में जो है वो साइन किया था टू एक्सचेंज द एनक्लेव एंड सिंप्लीफाई द इंटरनेशनल बॉर्डर। और जो इसका रिवाइज्ड वर्जन है एग्रीमेंट का वाज अडॉप्टेड बाय द टू कंट्रीज ऑन 7 मई 2015। तो टू कंट्रीज ने जो इसका रिवाइज जो वर्जन है वो 2015 में जो है वो अडॉप्ट किया था। और ये किससे अडॉप्ट हुआ था? बाय पासिंग द 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो आप यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे कि 1974 में जो है फर्स्ट जो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था, फिर 2015 में जो है इसका रिवाइज वर्जन जो है वो साइन हुआ। और ये किस एग्रीमेंट से अमेंडमेंट से साइन हुआ था? तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है वो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ आपको कुछ केप्स गिवन है, आपको बताना है कि इसमें से जो कौन सा केप है वो सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट है। तो इसका जो आंसर है वो है, इसका आंसर है आंसर बी केप अगुलस। तो जो केप अगुलस है वो सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट है। तो हम इसको मैप से देख लेते हैं, मैप से हमें कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये है केप अगुलस। देखिए अब हम इसको जूम करके देखते हैं तो यहाँ केप ऑफ गुड होप यहाँ है और ये केप ऑफ अगुलस यहाँ है। तो ये सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट है। तो आप ये सदर्न मोस्ट का आप यहाँ ऐसे करके देखेंगे सदर्न मोस्ट। तो सदर्न मोस्ट में देखिए ये केप अगुलस है और यहाँ केप ऑफ गुड होप है, फिर उसके बाद पॉइंट है, फिर हैंगक्लिप है और ये केप अगुलस है। ये सबसे ज़्यादा सदर्न मोस्ट है। और अगर आपका वेस्ट टू ईस्ट में आ गया, वेस्ट टू ईस्ट में भी तो आ सकता है ना, तो वेस्ट टू ईस्ट में आ गया तो कैसे देखेंगे? केप ऑफ गुड होप, फिर केप पॉइंट, केप हैंगक्लिप और फिर केप अगुलस। तो यहाँ आप वेस्ट टू ईस्ट का भी ध्यान रखेंगे और सदर्न मोस्ट जो है आपका केप अगुलस है। तो यहाँ आपको मैप से जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट। तो यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, नासा एंड इसरो आर कोलैबोरेटिंग ऑन डेवलपिंग अ सैटेलाइट कॉल्ड निसार। 2, द सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड इन 2022 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी बोथ। तो ये बिल्कुल सही है, जो नासा और इसरो हैं वो दोनों मिलके जो है डेवलप कर रहे हैं निसार सैटेलाइट। और ये जो सैटेलाइट जो लॉन्च होगी वो 2022 में लॉन्च होगी बाय सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो इसका आंसर सी है। तो बेसिकली जो निसार है वो शॉर्ट फॉर्म है नासा, इसरो और सार। सार का मतलब होता है सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो सार का मतलब है सिंथेटिक अपर्चर रेडार और बेसिकली जो है ये यूज होगा टू मेजर द चेंजेस इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे जो सार का जो यूज है
या फिर आपको आ जाए कि निसार का क्या यूज़ है, तो निसार का क्या यूज़ होगा, टू मेजर द चेंजेस इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के जो सरफेस पे जो चेंजेस होंगे उसको मेजर करने के लिए इस सैटेलाइट का यूज़ किया जाएगा। तो एसेंशियली जो सार होता है रिफर्स टू अ टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई रेजोल्यूशन इमेज। तो बेसिकली हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है वो प्रोड्यूस करेगा और उससे जो है मेजर किया जाएगा कि जो अर्थ का सरफेस है उस पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आप निसार को ध्यान रखिए, निसार का मतलब है नासा, इसरो और सार का सिंथेटिक अपर्चर रेडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मेमोरियल ऑनरिंग द मार्टर्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स इन 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश अनवील्ड एट। तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन हुआ है मेमोरियल का, जो ऑनर करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्स के जो मार्टर्स हैं, 1971 की जो लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश है उसमें जो मार्टर्स हुए थे, तो वो कहाँ हुआ है। तो इसका आंसर है आंसर ए, आशुगंज। तो आशुगंज जो है बांग्लादेश में, वहाँ ये जो फाउंडेशन स्टोन है वो लेट किया गया है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, आशुगंज इन बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जशोरेश्वरी जो टेम्पल है इज इन, जशोरेश्वरी जो टेम्पल है वो कहाँ है। तो इसका आंसर है आंसर डी, बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश के अंदर है, तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टू फैसिलिटेट बांग्लादेश स्टडीज बंगा बंधु चेयर विल बी स्टैब्लिश्ड एट। तो अगर बांग्लादेश स्टडीज को फैसिलिटेट करने के लिए जो बंगा बंधु चेयर है वो कहाँ स्टैब्लिश हुई है। तो इसका आंसर है आंसर बी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जो बंगा बंधु चेयर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो स्टैब्लिश हुई है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस ऑन अफगानिस्तान हेल्ड एट। तो 9th मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस है हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस ऑन अफगानिस्तान, ये कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर है आंसर ए, तजिकिस्तान। तो तजिकिस्तान में जो है ये हमारी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, हार्ट ऑफ एशिया। तो बेसिकली जो हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस है ये इनिशिएटिव है अफगानिस्तान का और टर्की का, और ये जो ऑफिशियली लॉन्च हुआ था एट ए कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय टर्की इन इस्तांबुल इन 2011। तो बेसिकली आपको जो मेन तो ध्यान देने वाली बात ये है, जो हार्ट ऑफ एशिया है वो इनिशिएटिव है जो है अफगानिस्तान का और टर्की का, अफगानिस्तान और टर्की का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर इनॉग्रेटेड एट। तो छत्रसाल जो कन्वेंशन सेंटर है वो कहाँ इनॉग्रेट हुआ है। तो इसका आंसर है आंसर सी, मध्य प्रदेश। तो छत्रसाल जो कन्वेंशन सेंटर है वो मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट। तो बेसिकली मध्य प्रदेश में ये जो सेंटर है वो खुजराहो में है और इसको इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री फॉर टूरिज्म एंड कल्चर ने, और जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने मिलकर इसको इनॉग्रेट किया है। और ये डेवलप्ड हुआ है स्वदेश दर्शन स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो आप यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे, स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है और इसके अंदर ही जो छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर है खुजराहो में वो इनॉग्रेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो स्टेटमेंट गिवन है रिगार्डिंग यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम यूएल पिन भी कहते हैं। तो यह है, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यूएल पिन स्कीम। 1, अंडर द स्कीम a 12-digit identification number will be issued to every plot of land in the country. 2, it is being described as the Aadhaar for land. तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी, 2 ओनली। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत है, बिकॉज अंडर द स्कीम 12 नहीं, आप 12 नहीं 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू होगा फॉर एवरी प्लॉट इन द कंट्री। तो ये है यूएल पिन में जो है वो 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू होगा, और इसको जो है हम आधार फॉर लैंड, जैसे आपका आधार होता है ना, उसी तरह जो यूएल पिन होता है उसको आधार, जमीनों का आधार कहा गया है, आधार फॉर लैंड, लैंड के लिए आधार कहा गया है।
तो बेसिकली जो यूएल पिन है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 2021 में लॉन्च हुआ है 10 स्टेट के अंदर, और ये फाइनली जो है रोल्ड आउट हो जाएगा अक्रॉस इंडिया बाय मार्च 2022। तो मतलब मार्च 2022 तक जो है इसका टारगेट ये है कि ये पूरी इंडिया में हो जाएगा। और अभी जो है एज अ पायलट प्रोजेक्ट ये 10 स्टेट के अंदर लॉन्च हुआ है 2021 में। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है टू इशू अ 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर टू एवरी प्लॉट ऑफ लैंड। तो मतलब ये जो है जो 14 डिजिट है, आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने डिजिट का होगा? 14 डिजिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर। तो किसने जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर जो है उसको रिलीज किया है? इसका आंसर है आंसर डी, नीति आयोग। तो ये ना जो नीति आयोग जितनी भी रिपोर्ट रिलीज कर रहा है उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीति आयोग अभी इतनी पुरानी बॉडी नहीं हुई है। तो अभी ये जितना भी जो नया काम कर रहा है वो मतलब जितना भी काम कर रहा है, तो दीज आर द न्यू इनिशिएटिव। तो आपको जो है नीति आयोग जितनी भी रिपोर्ट रिलीज कर रहा है, अगर इंडेक्स रिलीज कर रहा है, रैंकिंग रिलीज कर रहा है, तो आपको उनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए, और कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज कर रहा है वो भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर वो नीति आयोग जो है वो रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड। तो जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है वो किसके बीच में कंडक्ट होती है? तो इसका आंसर है आंसर सी, यूएसए। तो वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है वो यूएसए के बीच में कंडक्ट होती है। आंसर हो गया आंसर सी। तो 11th एडिशन ऑफ इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल एक्सरसाइज वज्र प्रहार वॉज कंडक्टेड रिसेंटली एट बकलो, हिमाचल प्रदेश। तो जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट होती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और इस बार की जो एक्सरसाइज है वो हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट हुई है, 11th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सी जो आर्टिकल है वो स्टेट को सिक्योर करता है? तो इसका आंसर है आंसर सी, आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारे में बात करता है। तो इसका हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ आपको जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी, उससे रिलेटेड जो है कुछ स्टेटमेंट गिवन है। तो पहला, इट इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ऑपरेटेड बाय ब्रिक्स स्टेट। दूसरा, इट वाज एस्टैब्लिश इन 2014 एट द 5th ब्रिक्स समिट। तीसरा, हेडक्वार्टर इन शंघाई, चाइना। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर हमारा बी। आंसर हमारा बी है 1। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड गलत है। तो बेसिकली हम देखते हैं जो एनडीबी है वो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है ऑपरेटेड बाय ब्रिक्स स्टेट। तो एनडीबी को कौन ऑपरेट करता है? एनडीबी को कौन ऑपरेट करता है? ब्रिक्स स्टेट। तो एनडीबी को ब्रिक्स स्टेट ऑपरेट करता है। ब्रिक्स का मतलब हो गया ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये बेसिकली एनडीबी को ऑपरेट करते हैं। और ये जो हमारा एनडीबी बैंक है वो एग्रीड हुआ था बाय द ब्रिक्स लीडर एट द 5th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन डरबन, जो साउथ अफ्रीका में, इन 2013। तो 2013 में जो है ये एग्रीड हुआ था, और जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 2014 में हुआ था एट द 6th ब्रिक्स समिट एट ब्राजील। तो 6th जो ब्रिक्स समिट थी उसमें ये इस्टेब्लिश हुआ था, ना कि 5th में। तो क्वेश्चन जो सेकंड स्टेटमेंट था वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 6th ब्रिक्स समिट में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 स्टेटमेंट गिवन है रिगार्डिंग द साबरमती रिवर। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा सही है। तो चूज द करेक्ट। 1, साबरमती इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। 2, राजकोट सिटी इज लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर। तो इसमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर है आंसर ए।
पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो साबरमती है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और बाकी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है हमारा नर्मदा हो गया, तापी हो गया, तो उसी तरह से जो हमारे साबरमती भी है वो भी हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब हो गया कि देखिए ये हमारा गुजरात है, तो ये जो रिवर है वो हमारी जो है अरेबियन सी में जाके मिल रही है, तो ये जो रिवर्स हैं वो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और बेसिकली इसमें सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो साबरमती रिवर पे जो सिटी लोकेटेड है वो है हमारी अहमदाबाद सिटी, तो साबरमती रिवर पे जो हमारी सिटी लोकेटेड है वो अहमदाबाद सिटी है। तो देखिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अहमदाबाद सिटी इज लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ द साबरमती रिवर, और साबरमती ओरिजिनेट कहाँ से होती है, अरावली हिल में जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, और इसका माउथ कहाँ है रिवर का, वो है गुल्फ ऑफ कंबत या कंबे। तो ये देखिए, ये गुल्फ ऑफ कंबत है, ये गुल्फ ऑफ कच्छ है, और ये हमारा रन ऑफ कच्छ है। तो आप इसको, अगर आपको नॉर्थ से साउथ में लगाने के लिए अगर ये आ जाए तो आप देखिएगा, यहाँ गुल्फ ऑफ कच्छ है, फिर सॉरी यहाँ रन ऑफ कच्छ है, फिर यहाँ गुल्फ ऑफ कच्छ है, और फिर ये गुल्फ ऑफ कंबत है, तो ये हमारा नॉर्थ टू साउथ है, और इसका साबरमती का जो माउथ है वो ये गुल्फ ऑफ कंबत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट होस्टेड बाय, तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट किसने होस्ट की थी, तो इसका आंसर है आबू धाबी। तो आबू धाबी में जो है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट जो है वो होस्ट हुई थी, तो इसका हो गया आंसर ए। ओके, यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट। पहला है, द इन्फ्लेशन टारगेट टू बी सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द RBI टू इट इज सेट वंस एवरी 5 years। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर है आंसर सी, बोथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो पता क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो टारगेट है वो सेट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन टारगेट सेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सेट करता है, लेकिन विद द कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई की सिर्फ जो है वो कंसल्टेशन होती है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो सेट जो है वो गवर्नमेंट ही करता है, आरबीआई जस्ट कंसल्टेशन के लिए यूज होता है, और ये हर 5 साल बाद इसको सेट किया जाता है। ओके, ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने अनाउंस किया कि द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर द 5 year बिटवीन अप्रैल 2021 से मार्च 2026, तो हर 5 साल बाद जो है अनाउंस होता है। तो अभी 5 साल खत्म हो गए, नए 5 साल के लिए अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक जो है हमारा इन्फ्लेशन टारगेट हुआ। तो जो पहले इन्फ्लेशन टारगेट था 4 ± 2%, तो इसमें जो अपर लिमिट कितनी होगी 4 + 2 6%, और जो लोअर लिमिट हो गई वो कितनी हो गई 2%। तो अभी भी जो हमारी लिमिट है वो यही है, हमारा इन्फ्लेशन टारगेट जो है अपर लिमिट 6% और लोअर लिमिट जो लोअर टॉलरेंस लेवल है वो हमारा अभी भी 2% ही है। और ये कब कब के बीच में हुआ है, अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2026। ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रख लेना है, ये कब के बीच में हुआ है, अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2026, 2021-2026। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि अगर इकोनॉमिक से अगर कोई क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कब के लिए हुआ है, क्योंकि बिल्कुल नई खबर है, अप्रैल की खबर है, तो और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया ने जो है स्विच किया था इन्फ्लेशन टारगेट बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी को 2015 में, और विद अ 4% टारगेट किकिंग इन फ्रॉम 2016 to 2017। तो 15 में अडॉप्ट किया था, 2016 से 2017 के लिए, और अभी 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी का 2021 के लिए उन्होंने सेम टारगेट रखा है 4 ± 2%। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो एम प्राइम से रिलेटेड है। तो यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है। पहला, इट वॉज लॉन्च्ड बाय अटल इनोवेशन मिशन इन पार्टनरशिप विद बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड वेंचर सेंटर। 2, it is an initiative to promote and support
साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप एंड वेंचर अक्रॉस इंडिया। तो जो इसका आंसर है वो है आंसर सी, बोथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो एम प्राइम है उसको अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया है, पार्टनरशिप विद बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन एंड वेंचर सेंटर। सबसे ज़्यादा इसको ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आपको जैसे एम प्राइम दे दिया और आपको अगर पूछा कि ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है या फिर किससे रिलेटेड है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसका काम है टू सपोर्ट साइंस बेस्ड जो डीप टेक स्टार्टअप होंगे उनको सपोर्ट करना जो है वो इसका एम है। तो बेसिकली जो एम प्राइम है उसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन, एंड नीति आयोग लॉन्च द एम प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्चर ऑन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड। तो ये आपका जो एम प्राइम है उसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा लेक बेकाल इज द वर्ल्ड डीपेस्ट लेक सिचुएटेड इन। तो लेक बेकाल जो है हमारी वर्ल्ड डीपेस्ट लेक है। पहला फैक्ट तो आपके पास यही आ गया क्वेश्चन से कि जो लेक बेकाल है वो हमारी वर्ल्ड डीपेस्ट लेक है, और ये कहाँ सिचुएटेड है? इसका आंसर है आंसर ए, रशिया। तो जो लेक बेकाल लेक है वो हमारी साइबेरिया में सिचुएटेड है, साइबेरिया रशिया में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो लेक बेकाल लेक से हमारे तीन जो है वो कंसेप्ट निकलते हैं। पहला, ये डीपेस्ट लेक है, ये रिफ्ट लेक है, और दूसरा ये रशिया में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फैक्टर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट इन 1192। तो 1192 में जो दिल्ली सुल्तानेट जो एस्टैब्लिश हुआ था उसका कौन सा फैक्टर है? तो इसका आंसर है आंसर ए, बैटल ऑफ तेरेन। जो बैटल ऑफ तेरेन है वो पृथ्वीराज चौहान और जो गुरिड फोर्सेस हैं जो मोहम्मद गौरी है उसके बीच में हुई थी। और बेसिकली इस फोर्सेस में क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने जो है वो पृथ्वीराज चौहान को जो हरा दिया था एट द बैटल ऑफ टेरेन 1192 में, और उसके बाद ही जो है हमारे जो दिल्ली सुल्तानेट है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 7th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीट चेयर्ड बाय तो 17th जो बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीट है उसको किसने चेयर किया है? तो इसका आंसर है आंसर सी, श्रीलंका। तो 17th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीट जो है वो श्रीलंका ने चेयर की। और बेसिकली जो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बेसिकली ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कंप्राइजेज ऑफ द 7 मेंबर स्टेट। जो बे ऑफ बंगाल रीजन में जो आपका जो ये वाला बे ऑफ बंगाल रीजन है उसमें जो 7 स्टेट हैं, 7 मेंबर स्टेट हैं, एक हो गया बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। और बेसिकली ये जो दिस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो 1997 में ये आई थी थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। ओके, यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है। बेसिकली इसका हम पुराने वाले क्वेश्चन में पढ़ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर ये ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम इसको देख लेते हैं। तो चूज द करेक्ट रिगार्डिंग बिम्स्टेक। पहला, द ग्रुपिंग वॉज फॉर्म्ड इन 1997। दूसरा, इट इज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा आंसर सी, बोथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 1997 में फॉर्म हुआ था थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन, और ये साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक ब्रिज है। तो यहाँ की जो ये सारी कंट्रीज हैं, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब, तो ये यहाँ से लेके तो ये साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बीच में, ये भी है, श्रीलंका भी है, तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में ये एक ब्रिज है। तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सरसाइज शांतिर उग्रसेना 2021 इज अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज इन। तो आपको ना नाम से ही सही लग रहा होगा, उग्रसेना। तो उग्रसेना जो एक्सरसाइज है वो मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। बहुत बार क्या होता है ना, जो एक्सरसाइज के नाम है ना, आप
आपको ना उनके मतलब उनके नाम से ही आपको ना आइडिया लग जाता है कि ये कौन सी कहाँ की एक्सरसाइज होगी। तो ये एक्सरसाइज शांति जो उग्र सेना है वो मल्टीलेटर एक्सरसाइज है इन, तो इसका आंसर है आंसर ए बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश की मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो बेसिकली इज अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज इन बांग्लादेश। और इंडियन आर्मी जो है इस साल जो है इस एक्सरसाइज में पार्ट लेगा। और ये हेल्ड हो रही है बांग्लादेश में, जो बेसिकली जो बर्थ सेनेटरी है, जो बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन है बंगाबंधु शेख मुजफ्फर रहमान, जिन्होंने 1971 जो लिबरेशन वॉर है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मतलब ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन। तो उनको कमेमोरेट करने के लिए ये बर्थ सेनेटरी है और उस पर ही जो ये है एक्सरसाइज होगी और इंडिया इस एक्सरसाइज में पार्ट लेगा। तो हम इस एक्सरसाइज को इसलिए ही पढ़ रहे हैं क्योंकि जो है इंडिया इस एक्सरसाइज में पार्ट लेने वाला है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ACUPPSC, यहाँ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है फ्री जो डेली क्विज हैं वो अपडेट होते हैं, आंसर राइटिंग होती है, एडिटोरियल मैं इसमें डालती हूँ, तो आप इन सबको देख सकते हैं। और जो है आप यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि अब ये जो हमारी सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।